नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के प्रसिद्ध रीठा साहिब गुरुद्वारे में जोड़ मेले का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और दर्जा राज्य मंत्री किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राज्यपाल सिंह और कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह बाबा श्याम सिंह मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें उस समय की है जब रीठा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जोड़े मेले का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने माथा भी टेका, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है इंडिया वॉइस। सीएम धामी ने चंपावत का दौरा है, उनका 1 दिवसीय दौरा माना जा रहा है और रीठा साहिब गुरुद्वारे में उन्होंने पहुंच के वहां पे जोड़ मेले का शुभारंभ किया और माथा टेका। और उत्तराखंड राज्य इन दिनों वन और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरों शोरों से अभियान चला रहा है। इसी क्रम में इन अवैध अतिक्रमण की वजह से प्रदेश में चेंज हो रही डेमोग्राफिक स्थिति को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चला रही है। सीएम धामी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में वन और सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हुए हैं और जिन कब्जों के कारण प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज समेत बाकी अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आती है, उसके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे हटाया जाएगा। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। उस पे हमने हमारा डायरेक्शन ये था एसपी की कि जहाँ जिस भी जनपद में ज्यादा है वहाँ पे हमारा स्पेशल मैसेंजर जाए, वहाँ पे लोकली वहाँ वेरीफाई, थाना वेरीफाई करके हमारे पास आ जाए। तो अभी हमारे पास मैन पावर का शॉर्टेज है, 4 धाम भी चल रहा है, तो ये खत्म होने के बाद जहाँ पे हमारा पेंडिंग ज्यादा है जिस जनपद में भी, वहाँ पे हमारा पुलिस जाएगी, जाके वेरीफाई करके आएगी। तो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अब धामी सरकार गंभीर होते हुए नजर आ रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं और डेमोग्राफिक चेंज के तहत ये निर्देश धामी सरकार ने दिए हैं। लव जिहाद और इसी तरीके के कई ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और इसी पे कई जोन में बांटा गया है पूरे उत्तराखंड को और उसी के तहत ये आगे की कार्रवाई हो रही है, चाहे अवैध अतिक्रमण हो या मजार जो अवैध रूप से बनाई गई हो, मंदिर जो अवैध रूप से बनाई गई हो, उस पर तो बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए ही हैं। इसी के साथ साथ ऐसे भी निर्देश दिए हैं कि अब सत्यापन होगा। अब जो जमीन खरीदेगा उसका पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी, चेक की जाएगी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए खासकर ये निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि वन विभाग में भी जो लगातार मजारें बन रही है उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए और सख्त होते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे डेमोग्राफिक चेंज पे नजर आ रहे हैं और इसी स्थिति को लेकर उन्होंने तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और प्रशासन स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अब धामी सरकार गंभीर होते हुए नजर आ रही है। कई निर्देश दिए गए हैं और साथ के साथ नदी के किनारे जो भी अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं उनको भी जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं और इससे पहले उनसे कहा गया कि आप खुद ही हटा लीजिए वरना प्रशासन द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और इसी स्थिति में अब निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी कमियां हैं उत्तराखंड में उनको पूरी की जाए और ये जो भी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं या कोई ऐसी अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए।
और सत्यापन अभियान खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी दिया गया है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होने की स्थिति में ये कार्रवाई हो जल्द से जल्द, ये सीएम धामी ने साफ तौर पे कह दिया है। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। सीएम धामी द्वारा साफ कह दिया गया है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? उत्तराखंड देवभूमि है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि इसके दायित्व की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये बात हमने अपने विधानसभा चुनाव में जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था उसमें भी कही थी। अभी कुछ समय से जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उसमें बाकायदा किसी योजना के तहत उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के बारे में आंकड़े भरे हैं और ये अपने आप में काफी चिंता का विषय है। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सक्रिय हैं और कई प्रकार के कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। और उसी क्रम में जहां एक और जो है धार्मिक स्थलों का जो अतिक्रमण के द्वारा निर्माण किया गया है, गलत तरीके से निर्माण किया गया है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और दूसरी ओर जो लोग हैं उनके सत्यापन को लेकर के भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि ये भी सामने आया है कि अन्य स्थानों से बहुत सारे लोग जो है एक योजना के तहत यहाँ पर आ गए हैं और वो लोग कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में यहाँ लोगों को पता नहीं है। तो सत्यापन से ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी होगा और इसके प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों से रिपोर्ट मिल रही है कि जब सत्यापन काम हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो उत्तराखंड छोड़ करके चले भी गए और जा भी रहे। और तीसरी ओर जहाँ पर हमारा एक कदम धार्मिक जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसको लेकर के भी एक प्रभावी कानून बनाया गया है। उसमें जो पहले से कानून था उसको और सख्त किया गया है। ठीक है भसीन जी, हमारे साथ इस बीच कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, वो उपाध्यक्ष है कांग्रेस के प्रदेश में। बहुत स्वागत है आपका मथुरा दत्त जी। हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक आ रही कि नहीं आ रही, प्रॉपर रिपोर्ट आ रही कि नहीं आ रही? आपको आवाज आ रही है मेरी मथुरा दत्त जी? नहीं, बात मुझे तो आप ही का फोन आया। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे मथुरा दत्त जोशी को। देवेंद्र भसीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जब ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं तो ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इनको बनने दिया गया, पनपने दिया गया? देखिए, अवैध निर्माण कोई एक वर्ष में नहीं हुआ। ये जब से राज्य बना है उससे पहले भी इस प्रकार के निर्माण हुए हैं और अनधिकृत तौर पर हुए हैं। और एक विशेष जो टारगेट किया गया क्षेत्र जो है वे जो है वन क्षेत्र को किया गया और इसके अलावा नदियों के आसपास के इलाकों को भी किया गया। और इसीलिए अब जब कार्य प्रारंभ हुआ है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य है। तो ये प्रश्न करना कि क्यों बने थे तो इसका उत्तर तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। लेकिन हम पीछे नहीं जाते, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। जब स्थितियां हमारे सामने चुनौतीपूर्ण हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के गंभीर हैं तो निश्चित तौर पर उनका कदम, सरकार का कदम प्रशंसनीय है और ये बहुत जरूरी भी है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और वे भी इस काम में अपना समर्थन दें तो देवभूमि की रक्षा करने में उनका योगदान भी होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री जी और सरकार तो अपना काम कर ही रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो डेमोग्राफिक चेंज की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं और ये जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे जंगलों में हो रहे हैं, अवैध मजार है या फिर जो मंदिरों के अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, लगातार उस पर लगाम लगाने की कोशिश अब सरकार द्वारा हो रही है। मैं आपके पास आना चाहूंगी देवेंद्र जी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, अब डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उत्तराखंड में और इसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दे दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सत्यापन हो। क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस निर्देश को? देखिए, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिनकी सरकार है 7-7 साल से जो सत्ता में हो, केंद्र में जो 9 साल से सत्ता में हो, अगर वो इस तरीके की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा फेलियर किसी भी सरकार का नहीं हो सकता। आपकी सरकार है, अगर डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है? गलत लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं आपके यहाँ? कब करोगे आप सत्यापन? केवल राजनीतिक रोटियां देखने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं।
आप करिए ना, कौन आपको मना कर रहा, किसने आपको रोका? आपके पास पुलिस आपकी है, आईबी आपकी है, सीबीआई आपकी है, आपकी स्टेट की पुलिस आपकी है, स्टेट की विजिलेंस आपकी है, स्टेट की एलआईयू आपकी है, स्टेट की सीबीसीआईडी आपकी है। तो कौन आपको रोक रहा है? क्यों नहीं करते हैं आप केस? और किसके आगे रोना रो रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ये हो गया और बाहर के लोग आगे क्यों आ रहे हैं? बाहर के लोग आप क्यों नहीं रोक पा रहे बाहर के लोगों को? रोकिए। किसने मना किया? हमने तो कभी मना नहीं किया कि आप मत रोकिए। इसका मतलब सरकार का फेलियर है और केवल सरकार इसको जिंदा रखना चाहती है, इस मुद्दे को, और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। अगर कहीं गलत दिख रहा तो आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत क्या? डीजीपी क्यों नहीं बोल रहे हैं? या होम सेक्रेटरी क्यों नहीं बोलते हैं? गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? बोले ना, कौन मना कर रहा है इनको? अच्छा, देवेंद्र जी जवाब दीजिए, डेमोग्राफिक चेंज आने क्यों दिया आपके सरकार ने? कि पहले भी आपने प्रश्न किया था तो मैंने कहा था कि ये मामला 1 वर्ष का नहीं है, तो उसके लिए कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना होगा, क्योंकि बिल्कुल रिकॉर्ड पर है कि बहुत से परिवर्तन कांग्रेस के समय में भी हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे समय में हुआ था, तो आप 2017 से आज तक कर क्या रहे हैं? हस्तक्षेप न करिए ना, मैंने आपकी बात को सुना ना। देखिए, मैंने आपकी बात को सुना, मैंने आपकी बात को सुना। अगर मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को प्रदेश का दुर्भाग्य है, फिर परेशानी होती है। आपकी सरकार क्या कर रही थी इतने महीने से? कांग्रेस की इतने सालों खोल रहा हूँ तो कांग्रेस चलो गलत काम किया, इसलिए हम सत्ता से बाहर गए। मैंने आपके बाहर करने के लिए भेजा। जी जवाब सुन लीजिए। क्या कांग्रेस की सरकार है इस प्रदेश में? आप बोलेंगे बीच में, आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं? बात करें, अगर गलत है तो हटाओ ना। कौन मना कर रहा है? अभी मैं गिनवाता हूँ ना आपके कारनामे। कुछ नहीं, आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं मत चाहिए और आरोप लगाना जानते हैं, होइए कृपया, और आप केवल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं राजनीति का। रखें कांग्रेस को ना तो अपनी रखना चाहते हैं, ख्याल है, आपकी वोट बैंक चैनल की गिरमा का ख्याल है, आप उसका सदुपयोग कर सकें। मथुरा जी जवाब सुन लीजिए उनका। जी बात रखिए मैं देवेंद्र ये कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे कौन रोक रहा है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब कभी भी हमारी सरकार ऐसे कदम उठाती है तो कांग्रेस के नेता सबसे पहले खड़े होता है विरोध करने के लिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, हमने कहा यही हल्द्वानी के अंदर, हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक ने जो कार्रवाई होने वाली थी, हाई कोर्ट का भी इसमें आदेश था, उसको लागू करने से रुकवाया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तब बताइए, कांग्रेस के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? देहरादून के अंदर भी कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम वन क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं, 10 प्रकार की बातें द्वारा की जा रही है। तो कांग्रेस को जो चेहरे दो है, अगर झूठ बोलेंगे तो आपको कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज जो आया है वो कांग्रेस की वजह से भी आया है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लंबे समय से आ रहा है, इसमें किसी को बख्श नहीं सकते। कांग्रेस हमें कुछ कहने से पहले जोशी जी अपनी गिरबान में झांके, और दूसरा धामी जी, जब धामी जी को अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रशंसा करिए। आप कह रहे हैं कि रोकता नहीं, आप उनके साथ खड़े होइए ना, आप उनके काम में सहयोग करिए ना। चैनल में झूठ बोलेंगे तो इस देश का क्या होने जा रहा है राजनीति में आप समझ सकते हैं, या इस प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है आप समझ सकते हैं। भसीन साहब का एक अपना स्थान है, और इस तरीके से भसीन साहब ही सफेद झूठ बोलेंगे तो मैं इतने विद्वान व्यक्ति को मत करिए ना, अगर झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस के वक्त कांग्रेस 2017 में सत्ता छोड़ चुकी है। अगर हुआ तो आपने हटाया क्यों नहीं? आप आज पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ और भसीन साहब से उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरह की बातें चैनल में करेंगे। देखिए सुब्रत जी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं गुरु जी आप, दिल चाहिए बिल्कुल भसीन साहब आप गलत बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं, नहीं कर पाते। शायद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके विकास के बता रहा नहीं है, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो वीआईपी था उसको आपने ढूंढ पाए, पेपर लीक आपने करा दिया, आपका कोई मुद्दे है नहीं, केवल जनता का ध्यान रखने के लिए इस तरह की बातें यहाँ तो बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा जज जी आपका भी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए।
तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांवड़ मेले को 1 महीना शेष बचा है, ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। शुक्रवार को हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित कई विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे। पिछले सालों से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। जो रूट है हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं और इस रूट में क्या क्या कमी है, लास्ट ईयर क्या सुविधाएं हम लोगों ने दी, क्या उन सुविधाओं से हमारा काम चल जाएगा या उसको और अधिक सुविधाएं हम बढ़ाएं, और वो चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे रेलिंग्स हैं, हाइट कम है तो हम करें रेलिंग्स को परमानेंट कर दें, क्योंकि लगातार टेम्परेरी व्यवस्था हम लोग करते हैं विगत वर्षों में और टीन की चादर वगैरह लगाते हैं, तो बेटर है कि एक ही बार हम लगा दें ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत इनको ना हो। और पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ करनी है, कहाँ टोटियाँ ख़राब हो रही हैं, रास्ते जहाँ ख़राब हैं नहर की तरफ उनको कैसे ठीक करें, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता दिया पहले ही हम लोगों ने, आते ही 10 दिन पहले की टेंडरिंग पूरी कर लें। जो तात्कालिक कार्य करने हैं तत्काल उनको तुरंत स्टार्ट कर दें। तो ये जो हम निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ जो मेला है, यात्रा है, ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन का संयुक्त पूरा सभी विभागों के इसमें योगदान की आवश्यकता होती है। उसी को देखते हुए संयुक्त निरीक्षण चल रहा है इसमें, और जो हमारी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट होती है उसको भी हम लोग रख रहे हैं। साथ ही साथ जल संस्थान हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, सभी का एकदम पूरा सहयोग चाहिए होता है इस यात्रा को सकुशल कराने में। और जो तैयारियां हैं वो कम से कम समय आ चुका है, तो तैयारियों को देखा भी जा रहा है कहाँ कितनी आवश्यकता है। तो संयुक्त निरीक्षण चल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी पूर्व की तरह भांति अच्छी व्यवस्था कांवड़ यात्रा में की जाएगी। तो कांवड़ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। 1 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में डीएम और एसएसपी द्वारा निरीक्षण लिया जा रहा है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे हरिद्वार से। विकास, से निरीक्षण किया गया, इसमें क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या कमियां है और क्या आगे करने वाला है प्रशासन? ठीक है, एक कांवड़ मेले को लेकर जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, लगभग 1 महीना मात्र ही इस कांवड़ मेले में रह गया है। और माना जाता है कि इस कांवड़ मेले में जहाँ करोड़ों लोगों की श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचते हैं और जल भरकर अपने अपने शिवालयों की ओर यहाँ से रवाना होते हैं, जिसकी व्यवस्था के लिए आज जिला प्रशासन ने जो कांवड़ पटरी है जहाँ से जो कांवड़ यात्री हैं उनको हरिद्वार से इस कांवड़ पटरी से होते हुए उनको अन्य जिलों की ओर यहाँ से प्रस्थान किया जाता है। यहाँ पर होती व्यवस्थाओं की जायजा लेने के लिए आज जिला प्रशासन की पुलिस प्रशासन के दोनों की संयुक्त टीम आज यहाँ पर निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी और एसएसपी यहाँ पर खुद मौके पर रहे, जिन्होंने मौके पर जहाँ पानी की और लाइट की और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा यहाँ पर लिया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरह की जो फिलहाल की जो आवश्यकता है उनको तुरंत यहाँ पर शुरू करने के आदेश उनके द्वारा दिए गए हैं। और जिस तरह से पानी की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो टेंडर होने हैं वो प्रक्रिया यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है और समय रहते यहाँ पर इसको पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस का ये कहना है जिस तरह से जो व्यवस्थाएं, क्योंकि मौके पर मौजूद पुलिस की पूरी एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद रहती है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर मैदान पर उतर कर देखती है, तो उसको देखते हुए रूट डाइवर्जन को देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं और करनी रहती हैं उसका जायजा भी एसएसपी हरिद्वार ने यहाँ पर लिया। और साथ ही दोनों का एक उन्होंने कहा कि दोनों विभाग इस पूरे मेले को सामंजस्य के द्वारा यहाँ पर निपटाने की बात कह रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से कांवड़ आ रहा है उसको लेकर जो तैयारियां हो सकती हैं, जो सुविधाएं बड़ी ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियों को दी जा सकती है, वो जिला प्रशासन यहाँ पर देने के लिए तैयार है। जी, कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में यहाँ पे कांवड़िया आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, काफी दूर से आते हैं, पैदल कई लोग आते हैं, कई ट्रक से आते हैं। तो ऐसे में जो भीड़ होगी उसको नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जुलाई के महीने में बारिश भी होती है और उस दौरान क्या कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो?
देखिए, जिस तरह से कांवड़ पटरी है उसका उपयोग पैदल का जो कांवड़िया यहाँ से होकर जाता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। वहीं पार्किंग की व्यवस्थाओं के लिए भी अलग अलग स्थान चिन्हित है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो वाहन हैं, जो ट्रक हैं या बड़े अन्य जो ट्रैक्टर हैं, जो अन्य वाहनों से लोग यहाँ पर अपने अपने वाहनों से जो आते हैं उनकी पर्याप्त पार्किंग और उनका जो रूट डाइवर्जन है वो व्यवस्थित हो सके, इसके लिए एसएसपी हरिद्वार ने भी यहाँ पर जायजा लिया। उनका कहना था कि जिस तरह से जो टेंडर प्रक्रिया है, जो पार्किंग की जो स्थल है, जो बैरागी कैंप हो या अन्य जो चंडीगढ़ के नीचे जो स्थान है उसकी जो टेंडर होने हैं, जो पार्किंग के वो निकाल दिए गए हैं और साथ ही जो पूरे रास्ते में रूट डाइवर्जन कहाँ पर किस रूट पर करना है, आने वाले जो दिल्ली की तरफ से जो आने वाले वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, उनको किस मार्ग से लाया जाएगा और किस मार्ग से उनको लेके वापस जाया जाएगा, इस पूरे जो पूरा खाका है उसका यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और पूर्व पर्याप्त यहाँ पर विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में बीजेपी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 6.25 लाख घरों में दस्तक देगी। पार्टी का प्रत्येक सीट से 1.25 लाख घरों के मुखिया से अभियान के समर्थन में मिस्ड कॉल कराने का लक्ष्य है। संवाद और समर्थन के बाद पीएम मोदी 1000 विशिष्ट व्यक्तियों को धन्यवाद पत्र देंगे। विधानसभा में और प्रत्येक लोकसभा स्तर पर मिस्ड कॉल के माध्यम से हम घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हमारे करीब एक विधानसभा में 10,000 लोगों से मिस्ड कॉल करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है और एक लोकसभा में कम से कम 1.25 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हुए उनको पार्टी के कामों के साथ सक्रिय करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ की घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को वहां के स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष तो सिर्फ वाहवाही लूटने और गणेश गोदियाल पर तंज कसने तक ही सीमित रह गए हैं। भाई देखिए, मानसिक संतुलन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जी का खराब हो गया है, क्योंकि वो पश्चाताप में इतने घिरे हुए हैं, उनको रात भर नींद नहीं आ रही और नींद नहीं आने का ये नतीजा होता है। क्योंकि जोशीमठ में जब वो वहाँ के विधायक थे तब रोहिणी की घटना घटी थी, वो 1.5 साल तक सोए रहे। उन्होंने सरकार से कोशिश नहीं करी कि वहाँ के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, और आज जब जोशीमठ बर्बाद हो गया है, लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही। कहीं ना कहीं पाप का बोध तो है ना, इसलिए उस आदमी को मानसिक संतुलन खराब हो गया है और वो आरोप लगा रहे हैं। भाई जो आरोप हमारे आदरणीय गोदियाल जी ने लगाए हैं, उन आरोपों में कोई गलती है उसको इंगित करे। आप बोले कि जो हमारे गोदियाल जी ने ये प्रश्न उठाया ये गलत है, इस तरीके से गलत है, उत्तर नहीं देंगे, लेकिन घुमा फिरा के कि साहब हार नहीं पच रही। भाई हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है, आप भी तो हारे थे, आप कौन से जीते? तो आप हारे हैं और जीते नहीं है। हारे इसलिए कि जोशीमठ ने आपको दंडित किया, नरसिंह भगवान ने दंडित किया। अभी भी सुधर जाइए और अभी भी जो है गब्बाजी लब्बाजी इसको छोड़ दीजिए। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून और मसूरी, साथ ही देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एसडीएम मसूरी मौके पर मौजूद रहे। मॉल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियमावली में यह संशोधन किया गया है कि अवैध खनन कारोबारियों को 5 गुना नहीं बल्कि 2 गुना जुर्माना अदा करना होगा। सरकार ने तर्क दिया है कि 5 गुना जुर्माना आसानी से अदा नहीं हो रहा था और ऐसे मामले में कोर्ट में जाकर लंबे खींच रहे थे। कैबिनेट ने मैदानी जिलों में नदी तल के खनन पट्टों के आवेदनों नवीनीकरण शुल्क 1 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दिया है। नए संशोधन से जहां खनन कारोबारियों को राहत दी गई है, तो वहीं सरकार को खनन से होने वाली आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले 5-6 सालों में जो हमने पॉलिसी निकाली थी, जो और बीच में जियो ऑर्डर किए थे, उनको सबको हमने मिला के एक कंबाइंड
नियमावली में डाल दिया है, जिससे कि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें हमने आवेदन शुल्क चेंज किया है। पहले नदी तल हेतु 1 लाख रुपए का शुल्क था, अब हमने प्लेन के एरिया में 2 लाख रुपए कर दिया, पहाड़ में 1 लाख रुपए का एवरेज। और गौण खनिज नीति में जो बाकी प्रावधान थे उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया नियमावली के अंदर। इसके बाद जो है जो उत्तराखंड बालू बजरी बोल्डर चुगान नीति 2016 की, उसको भी हमने उसके प्रोविजन को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। जिसमें खनन पट्टा अगर दिया जाएगा तो कौन जांच करेगा, कौन कमेटी होगा, सेम है वो, इसके अंदर हमने नियमावली के अंदर डाल दिया इसको। इसके बाद जो है खनन पट्टे जो पहले 5 साल के लिए मिलते थे, लेकिन अप टू 10 ईयर का रखा गया था, लेकिन वो हमने उसको सिस्टमेटिक करके 5 हेक्टेयर तक का 5 वर्ष के लिए कर दिया है, और 5 हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो 10 साल तक उसको एक बार में दिया। सोशल मीडिया पर किस तरीके से लाइक और कमेंट बढ़ाने के लिए हरिद्वार में आ रहे युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस कुछ वीडियो से लगा सकते हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवा अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए सोशल मीडिया के चक्कर में नजर आ रहे हैं। वायरल होने के क्रेज में कई बार ये लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उनका ये कदम उन्हें मौत के मुंह में ले जाता है। अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो कई युवा सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2023 में अब तक 36 लोगों की डूबने के कारण मौत हो चुकी है पुलिस को मिली, जिनमें 34 लोगों को जल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया है। वहीं 4 लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। लेकिन निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी में ये जो रील का क्रेज़ है ये काफ़ी बड़ा है, और ये सेल्फी लेने और रील्स बनाने की जो ये एक मानसिकता लोगों में बनी है, इसकी वजह से जो घाटों पर स्नान करने की जो व्यवस्थाएं बनी हैं, जो नियम बने हैं या जो भी एक प्रोटोकॉल्स बने हैं, उनको तोड़कर लोग जो हैं जाने अनजाने अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि अगर हरिद्वार घाटों की आप बात करें तो लगभग 80 से 90% घाटों का एरिया ऐसा है जिसके आगे रेलिंग लगाकर रेलिंग लगाई हुई है और उसको सुरक्षित रखने का कार्य किया गया है। और श्रद्धालुओं को ये समझना पड़ेगा कि जान है तो जान है। ये जो एक सोशल मीडिया क्रेज हो, इसको सीमित दायरे में रखते हुए मर्यादाओं में, गरिमाओं में, तीर्थ की अनुरूप वो कार्य करें। और जो भी सोशल मीडिया के लिए भी अगर उन्हें कंटेंट बनाना है तो तीर्थ की गरिमा, मर्यादा और अपनी जान माल की सुरक्षा को रखते हुए ये कार्य करें। बेसिकली जो 2-4 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लोग डूबे हैं, वो स्वयं से ही कहीं ना कहीं फेसबुक या रील बनाने के चक्कर में, और अच्छे वो स्विमर भी थे जो बात जानकारी मिली, लेकिन लगातार वो स्टंट कहेंगे उसे, या जोश में आकर, अति उत्साह में आकर वो बीच गंगा में चले जाते हैं और अचानक से वो धारा प्रवाह में वो बह गए। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 3-4, लेकिन बाकी जितने भी इंसिडेंट हुए, अगर चेन टूटने के बाद या कहीं कोई इंसिडेंट हुआ तो तत्काल उनको हमारी जल पुलिस और जो हमारे लोकल लोग को हम एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पर इस दौरान, मेले के दौरान, उनके द्वारा बचा लिया। इस साल मौसम में बेहिसाब बदलाव देखने को मिला है। अप्रैल और मई के महीने में जब अक्सर गर्मी पड़ती है तो वहीं इस साल इस दौरान झमाझम बारिश देखने को मिली। जहां एक तरफ लगातार हो रही बरसात ने आमजन को गर्मी से निजात देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि डेंगू का मच्छर जो मानसून के सीजन में देखने को मिलता था, वो अब गर्मियों में भी पनपने लगे हैं। तो इस तरह के जो फीवर्स हैं वो हर साल अपना रूप बदलते हैं, और इस साल ये थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मौसम में भी बदलाव आया है, और इस समय जो बारिश हो रही है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आमतौर पे मई के महीने में या अप्रैल के आखिर महीने में इतनी बारिश हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि दिल्ली में भी सबसे ठंडा मई का महीना इस बार गया है। बहुत से सालों के आंकड़े टूटे हैं। तो जब मौसम में बदलाव आता है तो साथ ही साथ जो वायरल फीवर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, और क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छरों से पनपता है, तो जो इसका एक खास मच्छर होता है एडिस एजिप्टिकाई, ये इस तरह के मौसम के लिए वो फेवरेबल है, और इसीलिए डेंगू जल्दी आने का हम लोगों को देख। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।